हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसे कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 7 वाली भंडार प्रबंधन यानी स्टोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को भंडारण क्या होता है, भंडार प्रबंधन क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके लाभ क्या होता है, इसकी हानियाँ क्या होती हैं, आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा ठीक इस लेक्चर्स में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 7 स्टोर्स मैनेजमेंट। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्टोर मैनेजमेंट किसके अंतर्गत आता है कि जैसा कि आप लोग को हम इसके बता दूं कि इसका इंट्रोडक्शन बताता है कि अगर किसी भी कारखंड में, किसी भी कोई भी फैक्ट्री में कार्य किया जा रहा है तो उसमें एक प्रकार से लेबर से लेकर कच्चे माल तक यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं लेबर हो गया, ठीक, प्रोडक्ट कहाँ से लेके आ रहा है यानी कच्चे माल हो गया, तो उन सभी चीज़ों की निगरानी करना, सही रूप से सुरक्षित रूप से रखना, ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है तो भंडारण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, वस्तु भंडार से तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ प्राप्त सामग्री को निगरानी में तथा सुरक्षित करके रखा जाता है तथा अभिविन्यास पुर्जों को प्रस्तुत करने के बाद कारीगर विभागों को आवश्यक चीज़ों द्वारा निर्मित की जाती है। ठीक, यानी हम वस्तु भंडारण यानी भंडारण प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है तो जो एक प्रकार से जो सामग्री हो गई, ठीक, प्रोडक्ट में यानी कंपनी में जो विभिन्न प्रकार की सामग्री हो गई, सुरक्षित हो गया, ठीक, पुर्जे हो गए, उनको सभी चीज़ का कारीगर हो गया, विभाग हो गया, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक, ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षित रूप से रखा जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है तो भंडारण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्टोर प्रबंधन। स्टोर प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है कि जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि अगर कोई भी फैक्ट्री या फार्म में कोई भी लग रहा है जो उसका प्रबंधन होता है, ठीक, यानी जो इसका मैनेजमेंट देखता है, ठीक, इन सभी चीज़ों को मैनेजमेंट, भर्ती हो गया, चयन हो गया, प्रेरणा हो गया, स्टोर हो गया, कर्मियों हो गया, परीक्षण हो गया। तो जैसा कि आप लोग को कोई भी भर्ती, अगर कोई भी रिक्त स्थान श्रमिक है, श्रमिक को भर्ती लेना है, ठीक, चयन हो गया, जैसा कि आप लोग को सुपरवाइजर हो गया, इन सभी चीज़ों का चयन करना है, प्रेरणा मोटिवेशन हो गया, और स्टोर यानी विभिन्न प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स हो गए उनको किस प्रकार से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन्हें सभी चीज़ों को एक प्रकार से हम कह सकते हैं एकत्रित करना, उन्हें सुरक्षित रूप से रखना ही किसके और कहाँ रखा जाता है तो स्टोर यानी भंडारण कक्ष में रखा जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत है यानी किस कौन देखता है तो स्टोर प्रबंधन देखता है। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन क्या कहता है हमारा कि भंडार प्रबंधन एक वह सुनिश्चित करने में संबंधित है कि भंडार क्रमिकों तथा स्टोर कीपिंग स्टोर नियंत्रण में शामिल गतिविधियों को कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययिता ढंग से किया जाता है। भंडार प्रबंधन में भर्ती, चयन, प्रेरणा और स्टोर कर्मियों का प्रशिक्षण आदि विभिन्न कर्मियों शामिल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उसका तात्पर्य यही हुआ कि जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट देखता है फैक्ट्री या फर्म में, जो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स हो गए, श्रमिक हो गया, और एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो मोटिवेशन हो गया, चयन और भर्ती हो गई, इन सभी चीज़ों को क्या करता है कि एक प्रकार से सुरक्षित करता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के चयन करता है, उनकी अनावश्यक पदार्थों को, आवश्यक चीज़ों को पूरा करता है। ठीक, और किसके अंतर्गत पूरा जाता है तो ये भंडारण के अंतर्गत पूरा करता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो विभिन्न प्रकार के भंडारण यानी विभिन्न प्रकार टाइप्स ऑफ स्टोर्स, यानी इसके कितने प्रकार के होते हैं तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे हम देखेंगे तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या आता है कि कच्चे पदार्थों का भंडारण। अगर कोई भी फैक्ट्री फर्म में कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो जो उसमें रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ लगेंगे उनका भी भंडारण यानी स्टोर्स में क्या होता है एकत्रित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो प्रयोज्य भंडारण, जो एक प्रकार से उसका जो प्रयोजन किया जाता है, निर्मित किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही वो प्रयोज्य भंडारण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है तो रसायन विज्ञान, ये तीसरा वाला है, यहाँ पे चौथा, ये पांचवा है, ये छठवां है, यहाँ पे सातवां है, ये आठवां है। ठीक, यहाँ पे रसायन भंडारण हो गया, ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण हो गया, जैसे कोयला वगैरह हो गया, कोई भी फैक्ट्री में एक प्रकार से बिजली का चलता है, ईंधन से चलता है, कोयला से चलता है, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आता है। हस्त औजार का भंडारण, कोई भी टूल हो गया उनके अंतर्गत भंडारण होता है। नेक्स्ट आता है यंत्र और उपकरण के, कोई भी मशीन हो गया उनके अंतर्गत भी कोई भी प्रकार से कोई भी क्या हो गया तो वो भी इसके अंतर आता है। परिष्कृत उत्पादों का भंडारण, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है ठीक उन्हें सही रूप से रखने का भंडारण होना चाहिए। फर्नीचर का भंडारण, एक प्रकार से जो फैक्ट्री में श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनको एक प्रकार से सही रूप से विराम करने के लिए भी भंडारण होना चाहिए। ठीक,
तो आई होप गाइस यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भंडारण एकदम ईजी ढंग से समझ में आ गया। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो भंडारण क्या होता है और विभिन्न प्रकार के भंडारण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आप लोग को लिखने को लिए बोलेगा, तो यहाँ पे आप लोग एकदम ईजी ढंग से सरल रूप से लिख सकते हो। ठीक, भंडारण के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो भंडारण के कार्य यानी फंक्शनल ऑफ स्टोरेज। ठीक, यानी भंडार के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पहला देखेंगे तो पहला क्या कहता है, कार्य विभाग के विभिन्न पदार्थों की आवश्यक मांग को भेजना। यानी जो एक प्रकार से मैनेजमेंट यानी प्रबंधन होता है वो भंडारण के अकॉर्डिंग जो विभिन्न प्रकार के आवश्यक पुर्जे होते हैं, आवश्यक मांगे होती हैं, उनको क्या करता है, ये पूरा करता है भंडारण। नेक्स्ट आता है तो भंडार में रखे सभी मसालों और निर्मित स्थानों पर लेखा जोखा करना। अगर जो भी रॉ मटेरियल्स यानी जो भी टूल्स रॉ मटेरियल्स जो भी पदार्थ लग रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, उनका सभी रूप से सही रूप से जोखा करना ये किसके अंतर्गत आता है, भंडार के कार्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कहता है तो माल गोदाम तथा भंडार की सुरक्षा करना। जो इसमें रॉ मटेरियल्स यानी विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थ रखे हैं उनको सही रूप से सुरक्षित करना। नेक्स्ट आता है आकस्मिक आवश्यक पूर्ति के लिए आपात भंडारण करना। जैसा कि आप लोग कोई भी अनावश्यक यानी अचानक कोई भी प्रोडक्ट की मांग कर दी जाए यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की मांग की जाए तो उनको भी पूरा करना। ठीक, नेक्स्ट कहता है स्टॉक एवं अनुपयोगी माल को एकत्र ना होने देना। जो एक प्रकार से मटेरियल्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समय में क्या होता है, भंडारण में कक्ष में नहीं रखना चाहिए, उन्हें एक प्रकार से सप्लाई करते रहना चाहिए। ठीक, इसके कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो स्टोर प्रबंधन के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को इसका उद्देश्य कितने प्रकार से होते हैं, तो दो टाइप से होते हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, उत्पादन की लागत कम करना। अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसका स्टोरेज प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है कि कम से कम दाम में क्या होता है वो प्रोडक्ट को तैयार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में उसे प्रोडक्ट को बेचा जाए। ठीक, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या इसके अंदर उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन की लागत को कम करना। कोई भी जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें लागत लगी है वो सबसे कम हो यानी ज़्यादा कम से कम लगे। ठीक, नेक्स्ट आता है जैसा कि आप लोग हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो भंडारण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य कुशल एवं प्रभावी भंडारण सेवा प्रदान करते हुए शामिल विभिन्न लागतों को कम करना। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें श्रमिक हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक, औजार हो गया, टूल्स हो गया, इन सभी चीज़ों का जो एक प्रकार से लागत हो वो बहुत से कम प्रोडक्ट को बनाने में लगे। ठीक, ये इसका अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है तो अन्य विभागों के साथ समन्वय। यानी जो एक प्रकार से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें श्रमिक लगते हैं, सुपरवाइजर हो गया, उसका निरीक्षण करने के लिए, उसका विक्रय करने के लिए, उसका परिवहन करने के लिए, ये इसका उद्देश्य भी कहलाता है। ये कौन कौन से होते हैं, तो उत्पादन विभाग हो गया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया रहा तो जो उत्पादन विभाग लिया जा रहा है उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज करता है। निरीक्षण के लिए क्या होता है, अभिकल्पन के लिए भी कर सकते हैं, वित्त एवं लेखा के लिए भी किया जाता है, और क्रम विभाग के लिए भी, विक्रय विभाग के लिए, परिवहन विभाग के लिए। इन सभी चीज़ों को क्या करता है, इनका सबका उद्देश्य होता है। ठीक, एक प्रकार से अपने अपने कार्य को एक प्रकार से पूरा करने का उद्देश्य होता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है तो भंडार का संगठन। अगर हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार के उत्पादन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक, उन्हें सही रूप से रक्षा करना यानी सुरक्षित करना ही किसके अंतर्गत आता है, तो भंडारण का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर्स। ठीक, यहाँ पे आता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो भंडारण का संगठन का आकार प्रकार संगठन के प्रकार मात्रा उत्पादन विधि पर निर्भर करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जो मात्रा हो गया और उत्पादन, किसी भी प्रोडक्ट को उतनी ही मात्रा में बनाया जाए, ठीक, उतना ही उत्पादन किया जाए कि जिनका उतने ही अकॉर्डिंग खपत हो। ठीक, यानी प्रोडक्ट को निकाला जा सके। ठीक, बहुत छोटे उद्योग के लिए एक भंडार रक्षक की पर्याप्त हो सकता है, अतः भंडार का संगठन निम्न रूपों से किया जाता है। ठीक, जो उसका संगठन हो गया वो निम्नलिखित विधियों के आधार पर किया जाता है। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट कहता है केंद्रीय भंडारण के अंतर्गत आता है। केंद्रीय भंडारण हो गया, उप भंडारों को रहित केंद्रीय भंडारण, प्रत्येक विभाग के लिए स्वतंत्र भंडारण। केंद्रीय भंडारण किसी भी एक छोटे फैक्ट्री केंद्र के लिए हो सकता है इसका भंडारण। उप केंद्र जिसके छोटे माध्यम यानी मीडियम साइज के लिए होता है, प्रत्येक विभाग के लिए यानी स्वतंत्र भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल पे इसके अंतर्गत ये भंडारण के संगठन के आधार पर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है तो केंद्रीयकृत भंडारण के लाभ यानी एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टोरिंग।
स्टोरिंग के इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप लोग को फर्स्ट कहता है, तो फर्स्ट क्या कहता है कि एक ही विभाग में विशेष रखने वाले स्टॉक पर व्यय कम हो जाता है, जो उसका खर्च होती है वो कम होती है। नेक्स्ट आता है तो निरीक्षण कार्य अच्छा होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उन्हें चेक करना सही रूप से भंडारण के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी सही रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है तो अभिलेखों तथा लेखन सामग्री को व्यय कम हो जाता है, जो इसके लेखा जोखा लग रहे हैं उनका भी खर्च कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है तो भंडारण में कर्मचारी निम्न प्रकार को परिचित हो जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उनमें जो कर्मचारी लग रहे हैं सही रूप से सभी पदार्थों को एक प्रकार से सही प्रकार से उन्हें परिचित हो जाते हैं। इसके लाभ ये भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है तो भंडारण में स्टॉक न्यूनतम होता है, जिससे व्यर्थ सामान नहीं गिरता है, यानी जो भंडारण का एक प्रकार से इतना ही प्रोडक्ट बनाया जाए उनका न्यूनतम, यानी जितना प्रोडक्ट बनाया जाए उतना ही सप्लाई भी किया जाए। ठीक, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसका व्यर्थ सामान यानी कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है। ठीक, यानी इसके लाभ होते हैं। नेक्स्ट आता है तो स्टॉक में लगी पूंजी न्यूनतम होती है, जो इसको प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो बनाया जाता है उसकी लागत क्या होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट आता है तो भंडारण का अभिन्यास अच्छा होता है, जो एक प्रकार से अभिन्यास होते हैं वो भी अच्छा होते हैं। नेक्स्ट आता है सूची से इन्वेंट्री को जांच करना सरल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो केंद्रीय भंडारण की हानियाँ यानी डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टोरिंग। ठीक, यहाँ पे इसकी हानियाँ क्या होती है तो यातायात का व्यय बढ़ जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो दूरी से अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाए तो वहाँ पे जो यातायात यानी मशीन से ढोया जाता है उसका भी दाम बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है दुर्घटना अथवा आग आदि से सामने को नष्ट होने का भय होता है, यानी एक प्रकार से अगर कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में कहीं भी रखा है, अगर कहीं भी प्रकार से किसी भी ज्वलनशील यानी आग भी लग जाता है तो सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं एक प्रकार से जल भी जा सकते हैं, एक प्रकार से अगर कहीं भी इकट्ठा रखा हुआ होता है। ठीक, ये भंडारण की हानियाँ होती हैं। नेक्स्ट कहता है यदि भंडारण विभिन्न विभागों से दूरी पर स्थित है तो माल ले जाने में असुविधा और देर लगती है, यानी अगर हम कह सकते हैं एक भंडारण यहाँ पे अगर कोई भी फैक्ट्री लगाया गया, ठीक, वहाँ पे एक भंडारण यहाँ पे बनाया गया, टूल का भंडारण यहाँ पे, रॉ मटेरियल्स का भंडारण यहाँ पे, ठीक, श्रमिक का भंडारण यहाँ पे, ठीक, ऐसे अगर दूरी पर कोई भी भंडारण बनाया जाता है तो इनमें आने जाने का जो भी समय लगता है वो ज़्यादा लगता है। ठीक, नेक्स्ट कहता है केंद्रीय भंडारण में कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर विभागों को उत्पादन प्रतिकूल पड़ता है, यानी अगर कोई भी केंद्रीय भंडारण में समस्या हो रही है, ठीक, कोई भी कमियां होती हैं तो उन्हें एक प्रकार से बहुत सोच विचार पर एक प्रकार से उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी बहुत सोच समझ पर निर्णय लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे केंद्रीय भंडारण की हानियाँ क्या होता है, केंद्रीय भंडारण के लाभ क्या होते हैं, ठीक, यहाँ पे भंडारण का संगठन क्या होता है, और नेक्स्ट आता है तो स्टोर प्रबंधन के उद्देश्य क्या होता है, भंडारण के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, और स्टोर प्रबंधन क्या होता है, और परिचय क्या होता है, स्टोर प्रबंधन क्या होता है, इसके एकदम इजी ढंग से सभी टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ जैसा कि आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है सभी क्लासेस यानी सभी का पीडीएफ सीएनसी मशीन, मेट्रोलॉजी और टूल इंजीनियरिंग और एमएमआई की सभी क्लासेस यानी सभी पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसा कि आप लोग को दाम पता ही होगा, नहीं पता है तो टूल इंजीनियरिंग और सीएनसी मशीन की 35 रुपये और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एमएमआई की 30 रुपये, और जल्दी से जल्दी 30 तारीख तक आपको ये ऑफर चल रहा है, और 30 तारीख के बाद खरीदेंगे तो टूल इंजीनियरिंग और सीएनसी मशीन की 50 रुपये हो जाएगी, और एमएमआई और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 45 रुपये हो जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।